नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देंगे। साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में भी हम आपकी मदद करें। आज हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ जाने माने एडिबल ऑयल एक्सपर्ट दोराब मिस्त्री होंगे, जो गोदरेज इंटरनेशनल के डायरेक्टर है। साथ ही केडिया कमोडिटी के एमडी अजय केडिया और अभिषेक चौहान होंगे, जो स्वास्थ्य इन्वेस्टमार्ट के हैं। चलिए, आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। लेकिन आपको सबसे पहले सवाल पूछने का तरीका बता देते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमारे नंबर 9136934058 पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और आपके सभी सवालों के जवाब अगले आधे घंटे तक दिए जाएंगे। हमारे सभी एक्सपर्ट बने हुए हैं। लेकिन आज सबसे पहले बात हो जाएगी कच्चे तेल की। कच्चे तेल में जिस तरह की तेजी दिख रही है, क्या वजह है और क्यों आई है तेजी, और कितनी तेजी बढ़ सकती है, इस पर बात करते हैं केडिया कमोडिटी के एमडी अजय केडिया जी से। केडिया जी, क्या लग रहा है, काफी तेजी अब आ गई है? $75 के करीब पहुंचता दिख रहा है ब्रेंट क्रूड का भाव। एमसीएक्स पर तो 4% के आसपास की तेजी दिख रही है। क्या ये तेजी और बढ़ेगी आगे? नमस्कार विश्वमोहन जी। अगर हम क्रूड की बात करें तो डेफिनेटली काफी चौंकाने वाला मूव हमने आते हुए देखा। अगर ब्रेंट की अगर बात करते हैं तो इस वक्त करीबन 75 के करीब पहुंच चुका है। हमने इससे पहले प्राइजेस के अंदर एक काफी बड़ा फॉल ऑलमोस्ट $83 से ऑलमोस्ट $66 तक जाते हुए देखा था। कहीं ना कहीं कोरोना का जो कंसर्न है वो भी थोड़ा कूल डाउन हुआ है, जिसकी वजह से प्राइजेस को सपोर्ट मिला है। सऊदी ने भी एशिया के लिए जो रेट्स बढ़ाई है वो भी एक सपोर्टिव है। ओपेक ने भी जो प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की वो जनवरी से की, तो कहने का तो मल्टीपल सपोर्ट फैक्टर्स थे जिसकी वजह से प्राइजेस के अंदर एक गेन आता हुआ दिखाई दे रहा है। टेक्निकली अगर देखा जाए तो मार्केट में अभी भी एक स्कोप है कि प्राइजेस कहीं ना कहीं वापस 7650 से 77 तक का लेवल हम ब्रेंट में देख पाए। वही डोमेस्टिक मार्केट में रुपए में भी स्टेबिलिटी है और रुपए में थोड़ी बहुत जो गिरावट आई थी, इसका भी सपोर्ट एमसीएक्स क्रूड को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक ये रैली है, ये अब तक कंटिन्यू रहेगा और अप साइड में हम देख सकते हैं कि डोमेस्टिक मार्केट के अंदर प्राइजेस करीबन 5600 तक का भी लेवल दिखा सकता है। तो आई थिंक वॉलेटिलिटी बनी हुई रहेगी। क्रूड को अभी भी लेके चलिए। इमीडिएट टारगेट पहला जो था वो 5420 था, वो अचीव हो चुका है। ऊपर में हमें लगता है कि 5600 तक का भी लेवल हम क्रूड ऑयल में देख पाएंगे। 6600 तक के भी लेवल क्रूड में दिख सकता है। टेक्निकली आपको कैसा लग रहा है अभिषेक, आपको भी लग रहा है कि 5600 अब दूर नहीं है? ये लेवल आपको भी अचीव होता दिख रहा है क्रूड पर? गुड इवनिंग विश्वमोहन, देखिए टेक्निकली एक काफी अच्छा बॉटम फॉर्मेशन बना है 4600 के आसपास। और जिस तरह से नए वेरिएंट के फीके पड़ने की न्यूज आई है, इवन बाइडेन या साउथ अफ्रीका से भी न्यूज आई है कि कहीं ना कहीं जो नया वेरिएंट का है वो थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है, तो मार्केट सेंटिमेंट्स काफी स्ट्रांग हुए। तो जो ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन थे वो कम हो सकते हैं, तो डिमांड काफी स्ट्रांग हुई। तो मुझे लग रहा है कि स्ट्रेंथ काफी अच्छी है। आप एक करेक्शन अगर मिलता है तो बाय करके चलिए, सेल ऑन राइज अवॉइड करना चाहिए। हमारा भी मानना है कि 5500 से 5600 के टारगेट अगले 2 से 3 सेशन में देखने को मिल सकते हैं क्रूड ऑयल। ओके, चलिए तो ये तेजी और थोड़ी दिख रही है कि आपको यहाँ से और कोई अच्छी तेजी दिख सकती है। चलिए अब बात कर लेते हैं खाने के तेल के मार्केट को लेकर कि वहाँ क्या कुछ चल रहा है। हमारे साथ जाने माने एडिबल ऑयल एक्सपर्ट दोराब मिस्त्री जी हैं, जो गोदरेज इंटरनेशनल के डायरेक्टर है। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा, क्या अब भाव आपको पीक आउट होते हुए दिख रहे हैं और अब यहाँ से बहुत ज़्यादा तेजी की उम्मीद नहीं की जाए खाने के तेल के मार्केट में? अब यहाँ से करेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं क्या? करेक्शन की उम्मीद नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी की भी उम्मीद नहीं है। लगता है कि आज बीएमडी में भाव करीबन 4900 रिंगित पहुंच गए। ये 5000 क्रॉस कर जाएगा। और मैंने जैसे ही पिछले सप्ताह फोरकास्ट किया था कि बीएमडी फ्यूचर्स 5000 से 5400 के रेंज में ट्रेड करेंगे। जो भी वीकनेस थी वो आ चुकी है। ये वीकनेस आई थी नए वायरस के हिसाब से, और जैसे जैसे दुनिया में वो एक ओपिनियन बनता है कि वायरस उतना खतरनाक नहीं है, और जैसे जैसे वर्ल्ड इकोनॉमी की रिकवरी चलती है और जैसे आपके पार्टिसिपेंट्स ने बताया, क्रूड ऑयल में भी रिकवरी काफी अच्छी और काफी सस्टेन्ड लेवल से चल रही है। तो इससे लगता है कि बायोडीजल, खाद्य तेल, सबके दाम स्टेबलाइज होंगे और थोड़े ज्यादा बढ़ेंगे। सर, अगले कुछ महीने ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे जो एडिबल ऑयल मार्केट को ड्राइव कर सकते हैं, जो इन प्राइसेस को सपोर्ट कर सकते हैं? अब से मार्च महीने तक
कंज्यूमर को कोई रिलीफ मिलने वाले नहीं है और प्राइसेस घटने वाले नहीं है। प्राइसेस घटेंगे जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ने की उम्मीद हमें मलेशिया और इंडोनेशिया में मई महीने के बाद ही है, यानी कि रमजान के छुट्टियों के बाद प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो प्रोडक्शन बढ़ने की उम्मीद अगर हमको मई महीने में है तो मार्केट उसको मार्च महीने से डिस्काउंट करने लगेगी। तो इसलिए मेरा ऐसा अनुमान है कि भाव स्ट्रांग ही रहेंगे और थोड़ी रैली भी आएगी, ज्यादा नहीं आएगी, 3-4% की। तो 5,000 से 5,400 के रेंज में बीएमडी रिंगित के रेंज में चलेगा, और उसी हिसाब से हिंदुस्तान की बाजार भी चलेगी, और अप्रैल में महीने से भाव घटने शुरू हो जाएंगे। ओके सर, अक्टूबर में हमने पाम तेल का एक रिकॉर्ड लेवल भी देखा था, लेकिन अब ग्लोबल डिमांड को लेकर अब थोड़ी सी चिंता हो रही है। इस बीच में अब मलेशिया के पाम ऑयल बोर्ड के आंकड़े भी आने वाले हैं फ्राइडे को, तो किस तरह के नंबर की उम्मीद कर रहे हैं, और उस नंबर से पाम तेल के प्राइसेस खास करके किस तरफ आप जाते देख रहे हैं? जो आज आपने रैली देखी और पिछले दिन रैली देखी थी, वो इसीलिए है कि 10 तारीख को जो आंकड़े आने वाले हैं वो काफी बुलिश आंकड़े रहेंगे, और जो भी करेक्शन था वो करेक्शन आके गया। 2 हफ्ते में करेक्शन हो चुका है। करेक्शन के टाइम लेने का अवसर था, अब बेचने का अवसर अब नहीं है, लेकिन स्टेबिलिटी का अवसर है, और मेरे ख्याल से भाव यही रहेंगे और थोड़े थोड़े बढ़ते रहेंगे। और अगर करेक्शन हुआ तो ये करेक्शन खरीदने की का मौका है। ओके, यानी अगर गिरावट आती है तो आप खरीदारी करें, बाजार अब स्टेबिलिटी की ओर जाएगा, और जो तेजी आएगी वो धीरे धीरे आएगी, और जो नंबर्स आएंगे मलेशियाई पाम ऑयल बोर्ड की तरफ से वो भी जो नंबर होंगे वो प्राइस को सपोर्ट ही करेंगे। चलिए सर, एक सवाल होगा सोयाबीन को लेकर। खबर यहाँ पर मिक्स्ड है, एक तरफ चीन लगातार इंपोर्ट बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ यूएसडीए के जो पहले के जो रिपोर्ट थे वो वर्ल्ड सप्लाई आउटलुक उन्होंने बढ़ा दिया है। अगर उस तरह के नंबर्स आते हैं, जो उनका जो फोरकास्ट है अब तक का वो है 104.57 मिलियन टन का, अगर ऐसा होता है तो ये सेकेंड सबसे बड़ा स्टॉक होगा ग्लोबली। तो ये कितना बड़ा असर होगा, और क्या लग रहा है कि सोयाबीन के दाम आगे कम हो सकते हैं क्या इन खबरों से? या दुनिया में सोयाबीन के दाम ज्यादा बढ़ नहीं सकते, क्योंकि साउथ अमेरिका में ब्राजील और अर्जेंटीना में मौसम काफी अच्छा है। जो सूखे की हमें डर था वो सूखा अब तक नहीं आया ला नीनिया के हिसाब से। तो ऐसा लगता है कि ब्राजील का तो प्रोडक्शन अच्छा ही रहेगा। अर्जेंटीना की अब बात का एक प्रश्न है, क्योंकि अभी सीजन बहुत जल्दी है, अभी वहां तो बोई भी बराबर हुई नहीं है। लेकिन चीन का एक फैक्टर है, चाइना सोयाबीन खरीदेगा ब्राजील से और अर्जेंटीना से। यूनाइटेड स्टेट्स से ये सोयाबीन नहीं खरीदने वाला है। यूनाइटेड स्टेट्स को और चीन को काफी मतभेद है काफी सब्जेक्ट्स पर, और ऐसा लगता है कि यूएस बीजिंग ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स भी बॉयकॉट करेगी। तो चीन को इसके लिए थोड़ा गुस्सा है, और ये सोयाबीन यूएस से नहीं खरीदेगा, ब्राजील से ही खरीदेगा, बाद में मील अर्जेंटीना से खरीदेगा। सो सोयाबीन में उतनी तेजी नहीं लगती है, सोयाबीन ऑयल फ्यूचर्स में ज्यादा तेजी मुझे लगती है। सोयाबीन में ज़्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है, सोया तेल में ज़्यादा तेजी की उम्मीद लग रही है दुराव साहब को। सर, अगर मस्टर्ड की अगर बात करें तो यूरोप में यहाँ पर उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में 1.8 करोड़ टन उत्पादन की संभावना जताई जा रही है। ऊंचे भाव की तरफ से वहाँ पे स्विंग बढ़ रही है, तो इससे क्या आने वाले समय में अब मस्टर्ड के भाव कम होंगे? मस्टर्ड के भाव, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में भी बुआई अच्छी हो रही है और यहाँ प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा है, तो अब यहाँ से उम्मीद करें कि अब यहाँ से भाव कम होंगे? मस्टर्ड में डोमेस्टिक हिंदुस्तान की बाजार में भाव कम होने ही चाहिए, क्योंकि क्रॉप बड़ा अच्छा है, और क्रॉप हमें लगता है कि उम्मीद से ज्यादा भी निकल सकता है, क्योंकि मौसम अच्छा है। तो यह आपने बिल्कुल सही बताया कि दोनों सोयाबीन और मस्टर्ड दोनों के फ्यूचर्स हिंदुस्तान की बाजार में जो काफी बढ़ गए हैं वो आगे चलकर नरम होने चाहिए। होंगे कि नहीं ये एक प्रश्न है, लेकिन होने चाहिए, क्योंकि माल काफी है बाजार में,
और किसान बेच नहीं रहे हैं, किसान को उम्मीद है और ज्यादा दाम की। तो ये हमेशा होता रहता है। लेकिन जैसे जैसे इंपोर्ट आता रहेगा खाद्य तेल का, जैसे जैसे क्रशिंग कम होगी हिंदुस्तान में, तब लोगों को पता चलेगा कि ये भाव बहुत अच्छे हैं और किसान धीरे धीरे माल लाता रहेगा बाजार में। और खास खास बहुत सारी नरमाई नहीं आएगी, लेकिन मेरे ख्याल से पीक आ गई है दोनों में, मस्टर्ड के सीड में और सोयाबीन में, दोनों में फिलहाल पीक आ गई है बाजार में। ओके, यानी मस्टर्ड और सोयाबीन में पीक आ रही है। सर, अगर किसी को अगर मीडियम टर्म में अगर किसी को लॉन्ग करके जाना है, लॉन्ग पोजीशन अगर बनानी है, तो इस चारों काउंटर्स में से आपको क्या लग रहा है जहां पे उन्हें लॉन्ग पोजीशन में रहनी चाहिए? क्रूड पाम तेल, सोया तेल, सोयाबीन या मस्टर्ड? बिल्कुल क्रूड पाम तेल। क्रूड पाम तेल में इतनी बड़ी करेक्शन आई थी कि रिकवरी अब भी होनी है। क्रूड पाम तेल का मामला पूरे दुनिया में तो बुलिश है, लेकिन ये लोग घबरा गए। ये लोग ने देखा था कि अप्रैल 2020 में क्रूड के दाम कैसे टूट गए, तो इसीलिए ये घबराहट से $10-15 की करेक्शन आ गई क्रूड ऑयल में, नहीं क्रूड पाम नहीं, क्रूड ऑयल में। और ये क्रूड ऑयल मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा बुलिश है। और उसके बाद पाम, सोया ऑयल, सीड्स, सोयाबीन और मस्टर्ड, मेरे ख्याल से उसमें उतनी तेजी की जरूरत नहीं है और उसमें लॉन्ग नहीं रहना चाहिए। ओके, यानी सोयाबीन और मस्टर्ड, सोयाबीन और सरसों में आपको लॉन्ग नहीं रहना है। क्रूड पाम तेल में सबसे ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद है, उसके बाद सोया तेल में भी तेज़ी की उम्मीद है। सर, ब्लेंडिंग को लेकर ग्लोबली अभी तक क्या कुछ चल रहा है, सोया तेल को लेकर और क्रूड पाम तेल को लेकर, दोनों को लेकर? सॉरी, मैं सिर्फ रिपीट करने वाला था कि सबसे ज्यादा तेजी तो क्रूड ऑयल यानी मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम, उसमें सबसे ज्यादा तेजी होनी चाहिए मेरे ख्याल से। ये तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हम स्टडी नहीं, वो तो बिल्कुल मैं समझ गया सर, लेकिन आपका सब्जेक्ट नहीं था इसलिए मैंने दोहराया नहीं क्रूड तेल को, क्रूड ऑयल को। लेकिन क्रूड पाम तेल में, एडिबल ऑयल काउंटर्स में आपको क्रूड पाम तेल में सबसे ज्यादा तेजी दिख रही है। सर, अब ब्लेंडिंग को लेकर सवाल यह है कि किस तरह का कंडीशन है, कितनी ब्लेंडिंग की उनकी तैयारी है क्रूड पाम को लेकर मलेशिया और इंडोनेशिया की, और साथ ही सोया तेल को लेकर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की क्या तैयारी, क्या वहां भी ब्लेंडिंग की तैयारी है? ब्लेंडिंग मेरे ख्याल से इंडोनेशिया वाले बातें करते हैं कि 40% तक जाएंगे नेक्स्ट ईयर, जा सकते हैं, लेकिन उसका कोई अगर वो जाएंगे तो वो बहुत बुलिश है। लेकिन मेरे ख्याल से अभी तक तैयारियां बराबर नहीं हुई है। ये 30% ब्लेंडिंग का भी इनको 2 साल लगे 30% तक पहुंचते पहुंचते, जब से अनाउंसमेंट किया था। सो मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर भी 30% ही रहेगी। थोड़ा बहुत ज्यादा ब्लेंडिंग अगर कर पाए तो ये बोनस है मार्केट के लिए। बड़ा सवाल है यूनाइटेड स्टेट्स में, जहां की अभी तक पॉलिसी डिक्लेयर नहीं की गई है और लोगों की उम्मीद थोड़ी थोड़ी टूट गई है कि ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी बातें करते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल लेजिस्लेशन, कायदे नहीं बनाते। अब देखना है कि बाइडेन साहब क्या करते हैं, अभी तक वहां प्रश्न है। ब्राजील में वहां बड़ी उम्मीद थी कि ब्लेंडिंग 13%, 14% तक जाएगा। सरकार ने 10% डिक्लेयर किया क्योंकि सरकार इन्फ्लेशन से डर गई। लेकिन ब्राजील में आप देखिए कि एग्रीकल्चर बहुत स्ट्रांग है। ब्राजील इज मेनली एन एग्रीकल्चरल कंट्री। वहां के फार्मर्स, वहां के प्रोसेसर्स पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये लोग प्रोटेस्ट करेंगे, लॉबी करेंगे और ब्राजीलियन सरकार को आज नहीं तो कल 10% से ज्यादा ब्लेंडिंग या 12% या 13% तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स ने नए बायोडीजल के प्लांट डाले हैं, नया इन्वेस्टमेंट किया है और ये लोग बड़े नाराज हैं कि ये लोग ने 10% पे अटक गए ब्लेंडिंग में। तो मेरा ऐसा मानना है, और इसलिए मैं सोयाबीन ऑयल में काफी बुलिश हूं कि ये ब्लेंडिंग ब्राजील में आएगा और हर 1% ब्लेंडिंग ज्यादा होती है तो 500,000 टन ज्यादा सोयाबीन ऑयल उसमें लगता है। तो अगर ये ब्लेंडिंग मैंडेट 10% से 12% तक गया तो ये एडिशनल डिमांड मार्केट में आ जाएगी, जो कि आज के दाम डिस्काउंट नहीं करते थे।
ओके, तो ब्लेंडिंग को लेकर यही दोराब साहब का कहना कि ब्राज़ील में ब्लेंडिंग 13-14% की का जो पुराना टारगेट था उसकी बजाय इन्होंने 10% किया। महंगाई बढ़ने का डर था, लेकिन जिस तरह से इन्वेस्टमेंट बायोडीजल में हो रहे हैं कंट्री में, तो डेफिनेटली आगे ब्लेंडिंग बढ़ेंगे, उसका फ़ायदा सोया तेल को मिलेगा। इसलिए ये बार बार कह रहे हैं कि सोया तेल और क्रूड पाम तेल में तेज़ी ज़्यादा रहेगी, लेकिन सोयाबीन और पाम तेल, सोयाबीन और सरसों को लेकर लग रहा है कि आगे नरमी आ सकती है। चलिए, वक्त हो गया है शुक्रिया कहने का। शुक्रिया दोराब साहब, आपने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए और तमाम डिटेल्स बताए, एडिबल मार्केट में क्या कुछ चल रहा है, ग्राउंड की स्थिति क्या है और आगे मार्केट कैसा रह सकता है। चलिए, आपसे वापस बात होगी फिर से, लेकिन अब वापस वायदा बाजार की ओर लौटते। हमारे साथ केडिया जी और अभिषेक दोनों बने हुए हैं। अब गोल्ड और सिल्वर की बात कर लेते हैं, जहां चांदी में आज मेटल की तेज़ी का फ़ायदा मिल रहा है, चांदी में अच्छी तेज़ी दिख रही है। अभिषेक, क्या लग रहा है, चांदी मजबूती दिखा रही है, अब क्या शाम के सत्र में और तेज हो जाएगी? हाँ, विश्व में देखिए गोल्ड और सिल्वर में अगर आप देखें तो गोल्ड काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि चांदी में अगर आप देखें तो ओवरऑल जो 69,000 का एक स्तर था उसके बाद तो ऑलमोस्ट 10% की गिरावट देखी। मुझे लगता है कि सिल्वर के कंपैरिजन में अगर आप गोल्ड यहाँ पर खरीदेंगे तो ज्यादा बेटर है। कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का एक कंसर्न है कि टाइटनिंग हो सकती है, तो उस कंसर्न की वजह से ऊपर से हम एक रेजिस्टेंस देख रहे हैं गोल्ड में। मुझे लगता है कि जो लेवल है 1770 से $1810 के आसपास, वो एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो नीचे में आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो 47,000 अभी 980 के आसपास चल रहा है। 850 पे अगर मिलता है तो वहां पर गोल्ड बाय करें, 600 का स्टॉप लॉस लें, और मुझे लग रहा है कि 2 से 3 सेशन में वापस से 48,300 का टारगेट देखने को मिल सकता है गोल्ड में। ओके, तो ये भी है 48,300 का टारगेट है। केडिया जी, आपको गोल्ड और सिल्वर में दोनों में से क्या पसंद आ रहा है आज शाम के सत्र के लिए? देखिए विश्वमोहन जी, अगर मैं गोल्ड सिल्वर रेशियो की अगर बात करूं, वो काफी इंपॉर्टेंट है। जिस ढंग से हमने पिछले कुछ दिनों में गोल्ड सिल्वर रेशियो में तेजी देखी है, तो आई थिंक गोल्ड वैसे ही प्रिफर्ड रहेगा। ओवरऑल हमने देखा है कि जिस ढंग से थोड़ा अनसर्टेनिटी बना था, वो गोल्ड को भी प्रिफर कर रहा था। बेस मेटल में ज्यादा कुछ बड़ा उछाल नहीं है, तो आई थिंक गोल्ड मुझे ज्यादा प्रिफर्ड लग रहा है, क्योंकि चांदी में जब तक ये 63-63,500 के ऊपर नहीं निकलता है, तब तक मार्केट एक दायरे में रहेंगे। और गोल्ड सिल्वर रेशियो भी इस वक्त 79.45 के करीब है, जो सिग्नल अपसाइड का ही कर रही है। तो आई थिंक गोल्ड के लिए 48,200 का एक बड़ा ट्रिगर रहेगा। और खास करके चांदी की अगर हम बात करें तो उसमें थोड़ा वेट करना चाहिए। गोल्ड में अच्छा लगता है। आज साथ मॉर्निंग में हमने कुछ कंसर्न्स भी आते हुए देखे, सऊदी के अरामको पे कुछ अटैक्स भी हुए हैं, और यूएस और चाइना के बीच में भी जो तनाव बढ़ना चालू हुआ है, ये कहीं ना कहीं गोल्ड को सपोर्ट भी करेगा। नो डाउट टेपरिंग को लेकर, इंटरेस्ट रेट को लेकर गोल्ड में जो गिरावट आनी थी, वो ऑलमोस्ट आई थिंक डिस्काउंट हो चुकी है, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट होने के बाद, अपडेट आने के बाद भी हमने देखा कि गोल्ड करीबन 1770 के नीचे बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहा है। खाली हम एक वेट एंड वॉच वाली रणनीति बोल सकते हैं कि एक बार 1800 के ऊपर फिर से निकलता है तो 1820 1834 दिखा दे, अदरवाइज मार्केट रेंज बाउंड। तो गोल्ड और सिल्वर में से मुझे लगता है टाइमिंग गोल्ड ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा। ओके सर, महेश का सवाल है, इन्होंने जगह तो नहीं भेजा है, लेकिन ये सीधा पूछ रहे हैं कि चांदी में क्या करना चाहिए। केडिया जी, क्या लग रहा है चांदी में यहाँ से? देखिए अभी जैसे मैंने बताया, गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही मुझे लॉन्ग टर्म में तो अच्छी तेजी लग रही है, बट टाइमिंग जिस ढंग से थोड़ा अनसर्टेनिटी फैक्टर है, वो गोल्ड को ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। चांदी के लिए मुझे लगता है कि इंटरनेशनल में एक बार ये $23 के ऊपर निकल के होल्ड कर जाती है, तो आई थिंक एक बड़ा जंप मिल सकता है, जो करीबन वापस $26 तक का लेवल रहेगा। डोमेस्टिक मार्केट पे मुझे लगता है 63 का लेवल तोड़ के होल्ड करने पे हम एक तेजी फिर से देख पाएंगे, जो 66,000 तक का लेवल फिर से दिखा दे, बट वो जनवरी मिड तक का टारगेट रहेगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है एक बार टाइमिंग तो 63,500 का लेवल है, जो 200 मूविंग एवरेज भी है 4 आवर्स के चार्ट्स के ऊपर। तो आई थिंक चांदी 63,000 के ऊपर ही तेजी करेगी। ओके, चलिए एक सवाल ले लेते हैं। रोहित है रांची से, इनका जिंक और निकल पर राय चाहिए, दोनों में अच्छी तेजी दिख रही है। अभिषेक, क्या लग रहा है जिंक और निकल में? हाँ विषमोहन, देखिए ओवरऑल बेस मेटल पेट में हमने अच्छी रिकवरी देखी। कल जिस तरह से चाइना ने रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो अपना कट डाउन करा है, और थोड़ा सा फंडामेंटल जिस तरह से चाइना का डेटा भी काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग आया है। ओवर दोनों में जिंक और निकल में मुझे लग रहा है कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो निकल काफी स्ट्रॉन्ग है। मुझे लग रहा है कि निकल 1530 का आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। हमारा मानना है कि आने वाले 2 से 3 सेशन में ये 1600 का टारगेट फिर से देख सकता है। ओके, 1600 का टारगेट आपने बताया? हाँ, 1600। 1550 पे खरीदना है, 1530 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 1600 का टारगेट दे रहा है। जिंक में क्या करना चाहिए केडिया जी? रोहित का सवाल था, जिंक पर आया चाहिए। निकल पे तो इन्होंने दे दिया कि 1600 का टारगेट है। देखिए जिंक के अंदर भी आज अच्छी खासी रिकवरी आई है। प्राइस मल्टीपल ऑफ टाइम 268 के ऊपर अच्छे से होल्ड कर रहा है। इन्वेंट्रीज लो पे है और धीरे धीरे डिमांड भी बढ़ रही है। सबसे इंपॉर्टेंट है, चाइना के अंदर बीजिंग ओलंपिक्स होने हैं,
जिसके चलते पूरे मेटल पैक के अंदर एक हड़बड़ी मची हुई है, बिकॉज पावर रेशनलाइजिंग भी एक फैक्टर है और साथ में हमने देखा आउटपुट कट के ऊपर गवर्नमेंट काफी प्रेशर कर रही है, जिसके चलते बेस मेटल को सपोर्ट, इनफैक्ट इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए आधार में रेट में भी जो कटौती आई है वो भी प्राइजेस को सपोर्ट करेगी। बट ध्यान रखिए साथ में एवरग्रांड का भी जो कंसर्न है वो अभी भी क्लाउडी है और नंबर्स भी अच्छे नहीं आ रहे। तो आई थिंक प्राइजेस में तेजी जरूर है, बट टाइमिंग थोड़ा कॉशियस रहिए। जिंक के अंदर आई थिंक मार्केट 278 से 280 तक का लेवल दिखा दे, बट सस्टेनेबल नहीं रहेगा मार्केट। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 268 से 278 का ब्रॉडर रेंज इसी में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा दिसंबर मंथ। ओके, अगला सवाल है राकेश है पुणे से, कॉपर को आज की तेजी पर बेचे क्या लग रहा है अभिषेक, कॉपर आपको बेचने के लिए सही आज लग रहा है या अभी खरीद के ही जाए? हाँ देखिए विश्वमोहन, अगर आप ओवरऑल जैसा हमने कहा कि बेस मेटल पैक में निकल काफी स्ट्रॉन्ग है, पर कहीं ना कहीं सारे बेस मेटल पैक में एक रिकवरी का दिख रहा है। कॉपर में अगर आप देखें तो आने वाले कुछ एक दिन में पेरू में एक माइन में प्रोडक्शन का होल्ड लेके हॉल्ट भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव है, बेस मेटल को लेके डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग है और सप्लाई साइड टाइटनिंग भी बनी हुई है और इन्वेंट्री एक लोअर लेवल पे। तो मुझे लग रहा है कि कॉपर भी सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी अवॉइड करना चाहिए। हमारा मानना है कि थोड़ा सा अगर करेक्शन मिलता है मतलब 738 या 37 के आसपास मिलता है तो आप बाय करके ट्रेड लें, 727 का टॉप लॉस लगाएं और हमारा मानना है कि 745 और उससे ऊपर के टारगेट 2 से 3 सेशन में देखने को मिल सकते हैं कॉपर में। यानी खरीदारी की सलाह 745 के टारगेट के लिए 727 का स्टॉप लॉस लगा ले। चलिए एक और, एग्री में आज ग्वार सीड और ग्वारगम में जबरदस्त तेजी है। आज सुबह के सत्र में हमने बताया भी था, बाइंग की सलाह दी गई थी, जी तीनों जानकारों ने दी थी। ग्वारगम देखिए 10,300 के ऊपर चला गया है, ग्वार सीड 5,825 के आसपास, 4% से ज़्यादा की तेजी ग्वार सीड में भी है। क्या लग रहा है केडिया जी, इतनी तेज़ी अब आ गई है, अब अगला टारगेट क्या दे रहे हैं? क्या यहाँ से नई पोजीशन बनानी चाहिए किसी को? देखिए विष्णु, मैंने पहले भी कहा था कि ग्वार में मेरा व्यू न्यूट्रल टू वीक है, तो हमने बिल्कुल काफी बड़ी गिरावट आते हुए देखी। हमने 5600 तक का भी लेवल मार्केट में टच करते हुए देखा, बट एक हार्मोनिक पैटर्न दिसंबर मंथ में एक फॉर्मेशन हुआ है जो एक टेम्पररी एक तेजी का रुख दिखाता है। तो आई थिंक 6000 से 6100 तक का लेवल गवार सीड में देखने मिल जाएगा और 10,700 तक का लेवल हम गवार गम में देख पाएंगे। तो टाइमिंग एक टेम्पररी रिलीफ मिल सकता है बाउंस का, बट ये सस्टेन नहीं रहेगा, इस पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। 6000 से 6100 तक का लेवल हम गवार सीड में देख पाएंगे। 6000 से 6100। केडिया जी, सोयाबीन पे आपसे बात नहीं हुई, दोराब सर तो बोल के गए मीडियम टर्म में यहाँ पर वीकनेस आ सकती है, बहुत ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद नहीं लग रही है। आज के सत्र में मुनाफा वसूली है, 6550 के नीचे है दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट। अब आपको क्या लग रहा है सोयाबीन में? देखिए सोयाबीन ने एक चीज तो क्लियर करके बता दी है कि नवंबर में हाई अराइवल पीरियड के बावजूद हमने 5100 का लेवल तोड़ा नहीं और वहां से रिकवर कर गए। नो डाउट पॉलिटी इंडस्ट्री की डिमांड भी काफी स्ट्रांग है जो प्राइजेस को सपोर्ट कर रहा है। एज ऑफ नाउ अगर ऑयल के भाव कंटिन्यू मेंटेन रहते तो आई थिंक सोयाबीन के भाव और तेज हो सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर हम मंथ एंड की बात करें तो जल्दी 7200 तक का भी लेवल दिखा दे, क्योंकि इंटरनेशनल में चार्ट्स पे अगर हम देखें तो 1280 के ऊपर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखा रहा है जो 1320 तक का लेवल दिखा सकता है। तो ओवरऑल मुझे लगता है डोमेस्टिक मार्केट पे भी प्राइजेस तेजी का रुख रहेगा जो ऊपर में करीबन 7100 से 7200 तक का लेवल दिखा देगा। ओके, इसके अलावा अभिषेक, नेचुरल गैस को देखिए जहां पर आज 2% के आसपास की तेजी है, निचले लेवल्स पे बाइंग आ रही है, 283 रुपए 60 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब क्या लग रहा है आपको, यहाँ से खरीद लेना चाहिए कि अब वो ओवरसोल्ड जोन में आ गया है, खरीदारी का मौका है? हाँ बिल्कुल विश्वमोहन, देखिए वो हमने लास्ट वीक भी आपको बताया था कि 350 का एक लेवल है, अगर वो ब्रेक करता है तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पर हेड एंड शोल्डर का नेकलाइन का ब्रेकडाउन था, तो वहां पर से तोड़ने का प्राइसेस में काफी बड़ा करेक्शन देखा है और वो 270 के लेवल। मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट कम रैली है और हमारा मानना है कि थोड़ा सा प्राइसेस में ये 290 और 300 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा भी नीचे मिलता है 280 के नीचे तो वहां पर बाय करें, 270 के नीचे का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएं और 290 और 300 का टारगेट लेकर ट्रेड कर सकते हैं। 290 और 300 का टारगेट दिख रहा है। नेचुरल गैस पर केडिया जी आपकी राय? देखिए नेचुरल गैस में मुझे लगता है कि जिस ढंग से वार्मर वेदर का अपडेट आया जिसकी वजह से प्राइसेस में काफी बड़ी गिरावट हमने देखी है पिछले 1 वीक में, टेक्निकल बाउंस बैक देखने मिल सकता है नेचुरल गैस में जो 290-95 के आसपास का लेवल रहेगा। बट जब तक 308 के ऊपर प्राइसेस नहीं निकलता है, हाई पॉसिबिलिटी के हम 256 से 260 का भी लेवल देख पाएंगे। तो अगले 2 दिन तो मार्केट रिकवरी में रहेगा जो 290 से 95 का लेवल दिखा सकता है। तो ये व्यू है नेचुरल गैस को लेकर। चलिए, कमोडिटी निवेश को समेटने का वक्त आ गया। शुक्रिया केडिया जी आपका, अभिषेक आपका, आप दोनों ने वक्त निकाला और तमाम सवालों के जवाब दिए। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ET नाउ स्वदेश के साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए मनी मंत्र। नमस्कार।